Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic inflammatory bowel disease and jaundice, which is related to the subject pathophysiology, Unit 4 for B Farm first year second semester students. List of content and topics. In this PowerPoint presentation, I will discuss about the pathophysiology of inflammatory bowel disease and jaundice, which includes such various points like definition of inflammatory bowel disease and jaundice, types, etiology means causative agent, sign and symptoms, pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention and complication of inflammatory bowel disease and jaundice. Definition and types of inflammatory bowel disease. Definition: a group of chronic intestinal disease characterized by inflammation of the bowel, a large intestine or small intestine. इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ क्रोनिक इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है जिसमें कि हमारे बाउल में इन्फ्लामेशन होता है, मींस स्वेलिंग, रेडनेस, हीटनेस, इस तरीके की चीज़ें हमारे लार्ज एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब है कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ दैट इज़ IBD represent a group of intestinal disorders that cause prolonged inflammation of the digestive tract. इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जिसको हम लोग IBD भी बोलते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, आइदर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन परसिस्ट करता है, जिस वजह से हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस डिज़ीज़ को हम लोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ आर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज़। जो हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है उसके दो बेसिक टाइप्स होते हैं, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा होता है क्रोन डिजीज़। फर्स्ट बात करते हैं क्रोन डिजीज़ की। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है जो कि इंटेस्टाइन की वॉल में होता है। द सेगमेंट ऑफ टर्मिनल इलियम एंड कोलन लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इसमें बेसिकली जो हमारा टर्मिनल इलियम पार्ट होता है, इलियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और जो कोलन पार्ट होता है मीन्स कोलन का स्टार्टिंग जो पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये दोनों ही जो सेगमेंट्स होते हैं ये मोस्टली अफेक्टेड होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनल इंटेराइटिस एंड इलियोकोलाइटिस। क्रोन डिजीज़ को हम लोग रीजनल इंटेराइटिस और इलियोकोलाइटिस भी बोलते हैं। रीजनल इंटेराइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट रीजन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि इलियम रीजन या कोलन रीजन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसलिए उसको रीजनल इंटेराइटिस बोल रहे हैं। और इलियोकोलाइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली टर्मिनल इलियम से आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, इसीलिए इलियोकोलाइटिस इसे कहते हैं। नेक्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ द क्रोनिक इंटेस्टाइन। इसमें भी हमारा जो इन्फ्लामेशन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है और वो क्रोनिक लेवल पे होता है। इट इज़ एन इडियोपैथिक फॉर्म ऑफ एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन ऑफ रेक्टम एंड डिसेंडिंग कोलन। एक्चुअली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो बेसिकली एक इडियोपैथिक फॉर्म होता है, मीन्स उसका जो कॉज होता है वो अननोन होता है, और इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो एक्यूट और क्रोनिक स्टेज में हो सकता है, और जो अल्सर फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम एरिया में होता है, इसीलिए इसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। Etiology of inflammatory bowel disease. Etiology. The causes of Crohn's disease and ulcerative colitis are not known, but the current research has proposed some possibilities mentioned below. जो क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के दो टाइप हैं,
उसके जो भी कॉजेज़ हैं वो अननोन हैं, लेकिन कुछ करंट रिसर्च के थ्रू ये प्रपोज़ किया गया है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमें क्रोन डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक फैक्टर हैव बीन implicated because approximately 20% of patients have a first degree relative with inflammatory bowel disease। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ऐसा देखा गया है कि 20% पेशेंट्स में फर्स्ट डिग्री इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के चांसेस होते हैं ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। सेकेंड है इन्फेक्टिव एजेंट्स। A variety of infective organisms, including bacteria, virus, protozoa, and fungus, have been proposed but have no strong evidence। जो वैरायटी ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। द इम्यून सिस्टम may also play a role in IBD। The immune system defends the body from pathogens, organism that causes disease and infection। A bacterial or viral infection of the digestive tract can trigger an immune system। इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज़्म का ये मतलब है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी में जो भी पैथोजेंस आते हैं उनसे डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह रोल प्ले करता है। पैथोजेंस बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बॉडी में आकर कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, और जिस वजह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक स्मोकिंग, इथेनिसिटी, एज, फैमिली हिस्ट्री, जोग्राफिकल रीज़न या फिर जेंडर, जिसकी वजह से हमें आईबीडी हो जाता है। अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो कुछ लोग जो हैवी स्मोकिंग करते हैं उनको स्टमक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे जियोग्राफिकल रीजन्स में लोग रहते हैं जैसे अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर वो लोग अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं तो पैथोजेंस के इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम एज फैक्टर को वेरी करें तो ओल्ड एज में क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, तो उस वजह से भी पैथोजेंस का अगर अटैक होगा तो हमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। ये क्रोन डिजीज़ के केस में है। ये क्रोन डिजीज़ में हमें डायरिया हो जाता है, ब्लीडिंग अल्सर होने लगते हैं, स्टमक पेन या स्टमक में क्रैम्पिंग होने लगती है, मीन्स मरोड़ उठने लगती है, वेट लॉस और एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि अगर ब्लीडिंग अल्सर हो रहे हैं तो ज़्यादा बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो एनीमिक कंडीशन भी हो जाती है। आइदर फीवर आ जाएगा, नोज़िया या कैनकेर सोर्स हो जाएंगे। कैनकेर सोर्स का मतलब होता है माउथ सोर्स, मुंह में छाले। आइज़ में इन्फ्लामेशन हो जाता है, कुछ स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और आर्थराइटिस कंडीशन हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे क्रोन डिजीज़ के। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स जो कि हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। इसमें जो डायरिया होता है वो वॉलेंट कंडीशन में होता है, जिसमें कि हमारा स्टूल में लूजली ब्लड भी आ जाता है। आइदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगते हैं, फीवर जो होता है वो हाई रेंज में होता है। कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर सीरियस केस में है तो 10 से 20 स्टूल होते हैं जिसमें कि पस और ब्लड कंटेन होता है। आइदर एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन होती है, मींस लॉस ऑफ एपेटाइट, और जिस वजह से हमारा वेट लॉस हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशंस देखी जाती हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस पॉइंट है ये क्रोन डिजीज़ के लिए है। इसमें पहला है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जिसमें डॉक्टर आपके साइन एंड सिम्टम्स को सुनता है और फिज़िकली आपको एग्जामिन करके ये आइडेंटिफाई करता है कि आपको किस तरीके की डिज़ीज़ है। तो इसमें जो भी डॉक्टर होगा वो
आपके कुछ सिम्टम्स को देखेगा, जैसे कि आपको एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा है या डायरिया या फिर आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, तो सिम्टम्स को देख के वो आइडेंटिफाई करता है कि कहीं आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ तो नहीं है। लेकिन इन सिम्टम्स के थ्रू जब हम इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग जर्नल टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग स्टूल सैंपल और ब्लड टेस्ट को कलेक्ट करते हैं। These tests include blood test and examination of stool culture. It is useful to detect the infection. अगर हम ब्लड टेस्ट करें या स्टूल कल्चर करें, ये दोनों ही टेस्ट हमारे इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। स्पेशल टेस्ट के अंदर हम लोग रेडियोलॉजी टेस्ट करेंगे। इसमें हम लोग एक प्लेन रेडियोग्राफ जो कि एब्डोमिनल रीजन का होता है उसको चेक करते हैं, या फिर बेरियम इनिमा एक्सरे। ये यूज़फुल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को या फिर कोलन रीजन को एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड टू एसेस द एक्सटेंड एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। एंडोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें माउथ के थ्रू हम एक स्मॉल पाइप को, जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं और स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन होता है वहाँ पे किस किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है या कितनी सीवियरिटी है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की, उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें जो हमारा कैमरा लगा होता है उसके थ्रू कंप्यूटर में एक इमेज आती है और इजीली डॉक्टर डिटेक्ट कर पाता है कि कौन से पोर्शन में हमें इन्फ्लामेशन हुआ है इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट है डायग्नोसिस टेस्ट, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में है। इसमें पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट। इसमें हम लोग एनीमिया कंडीशन को चेक करते हैं, या फिर एलिवेटेड इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को चेक करते हैं, या WBC के इंक्रीज नंबर को चेक करते हैं, या फिर लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन। तो ये सारे कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है स्टूल एग्जामिनेशन। इट इज़ कैरीड आउट टू चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, म्यूकस एंड पस। स्टूल एग्जामिनेशन में हम लोग बेसिकली ये चेक करते हैं कि हमें किसी भी तरीके के बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या फिर जो भी स्टूल हमारा कलेक्ट हुआ है उसमें किसी तरीके का पस या म्यूकस तो नहीं है। नेक्स्ट है प्लेन रेडियोग्राफी। A plain X-ray of abdomen may indicate the severity and extent of disease. Barium enema X-ray study can reveal the changes. इसमें हम लोग प्लेन एक्सरे भी करते हैं एब्डोमिनल रीजन का, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी डिजीज़ है वो कितना एक्सटेंड हुई है या उसकी सीवियरिटी कितना ज़्यादा है। या फिर हम लोग बेरियम इनिमा एक्सरे भी करते हैं, जो कि जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के सेगमेंट्स होते हैं उनमें जो भी चेंजेस होते हैं उनको रिवील करता है। नेक्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी। इट गिव्स कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन। सिग्मोइडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर सेगमेंट की स्टडी करते हैं, तो ये कंफर्मेशन देता है कि हमें किस तरीके का डिजीज़ है, मीन्स हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है या हमें क्रोन डिजीज़ है, और ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है कि इन्फ्लामेशन की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लीट कोलन टू नो एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड एसोसिएटेड चेंज। कोलोनोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो भी हमारा कोलन रीजन होता है, चाहे वो असेंडिंग कोलन हो, डिसेंडिंग कोलन हो, टर्मिनल कोलन हो, ठीक है, उसको हम लोग चेक करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, और ये बताता है कि इन्फ्लामेशन कितना ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है और क्या क्या एसोसिएटेड चेंजेस हुए हैं हमारे कोलन एरिया में। नेक्स्ट है बायोप्सी स्टडी। ये लास्ट स्टडी होती है। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू सैंपल taken from lining of rectum and sigmoid colon is used to check the extent of severity. इसमें हम लोग जो भी टिश्यू सैंपल हम लोग जो रेक्टम का लाइनिंग पार्ट होता है या फिर सिग्मॉइड कोलन होता है वहाँ से जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं, और ये बेसिकली ये चेक करता है कि जो डिजीज़ है उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। ट्रीटमेंट, बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए मोस्टली कॉमन ही होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन। Formula diet is essential to resolve the maintain the patient nutrition status
पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रंस। अगर छोटे बच्चों में हमारा इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन के चांसेस हो जाते हैं तो उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए फार्मूला डाइट को प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स में। आइदर जो डाइट होती है वो ओरल या फिर पेरेंटल रूट से भी प्रोवाइड की जाती है। सप्लीमेंट ऑफ आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन B12 एक्सेट्रा मे बी यूज्ड फॉर डाइट एंड न्यूट्रिशन। आइदर हमारी बॉडी में अगर डायरिया कंडीशन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, तो उस वजह से आयरन के, फोलिक एसिड के, कैल्शियम या विटामिन B12 के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो डाइट के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स में बेसिकली एंटी कोलिनर्जिक या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली दिए जाते हैं डायरिया को, फीवर को और एब्डोमिनल क्रैम्प्स को कम करने के लिए। अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी दिए जाते हैं जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर्जरी। सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन एंड परफॉर्म्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ड्रग थेरेपी, फ्रीक्वेंट ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लिकेशन। सर्जरी बेसिकली बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब ड्रग थेरेपी फेल हो जाती है या फिर फ्रीक्वेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। मीन्स अगर कोलन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तब हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन फॉर क्रोन डिजीज़ के अंदर पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, इडिमा जैसी कंडीशन हो जाती है फीट पे, मतलब फीट पे स्वेलिंग हो जाती है, या जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, माउथ सोर हो जाते हैं, जो स्किन है उसमें ब्लू और रेड कलर के सोर हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन हो जाती है, और अगर क्रोन डिजीज़ थोड़ा सीरियस हो जाती है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें हीमोरेजिस कंडीशन हो जाएगी। मींस जो हमारा इंटेस्टाइन होगा उसमें रप्चरिंग होकर ब्लीडिंग होने लगती है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो कोलन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाती है क्योंकि बॉडी से वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम भी बॉडी से बाहर चला जाएगा तो ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाएगी। जॉइंट्स में पेन होने लगेगा और जो हमारे स्किन होता है उसमें ब्लू और रेड कलर के सोर्स बन जाते हैं। Definition and types of jaundice. Definition: it is a disorder caused by abnormally high levels of the bile pigments bilirubin in the most blood stream. जॉन्डिस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो बेसिकली हमारी बॉडी में अगर बाइल पिगमेंट्स आदर बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन हाई लेवल पे हो जाता है ब्लड में तो उसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है। हमारी बॉडी में येलो डिस्कलरेशन होता है, मीन्स बॉडी पीली पड़ जाती है, आइज़ और नेल्स भी पीले पड़ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फीचर होता है जॉन्डिस का। अब बिलिरुबिन जो वर्ड है वो कहाँ से आया इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज़ का। 120 डेज़ के बाद उस आरबीसी में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मींस जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो उस आरबीसी को इंगल्फ कर लेते हैं, लाइक स्प्लीन में वो आरबीसी चली गई और वहाँ पे जाके वो टूट जाती है। तो जब वो टूटती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और वो फिर से रीयूटिलाइज हो जाता है। अब जो हीम पार्ट होता है उसमें से आयरन कंटेंट भी निकलता है और हीम ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। अब जो बिलीवर्डिन होता है वो बिलीवर्डिन रिडक्टेस की प्रेजेंस में बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ये जो बिलीरुबिन होता है ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है, मींस कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये सब स्प्लीन में हो रहा है। उसके बाद ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये यहाँ से जाता है लिवर में। लिवर में जाने के बाद एल्बुमिन की प्रेजेंस में ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कॉन्जुगेटेड फॉर्म वो फॉर्म होती है जो कि वाटर सॉल्युबल होती है। तो अगर किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये कॉन्जुगेटेड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि जब कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होगा तभी ये बॉडी में इसका यूज़ हो सकता है और तभी ये एक्सक्रीट आउट हो सकता है।
तो अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उस वजह से बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा और जॉइंडिस कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ जॉइंडिस। 3 तरीके का जॉइंडिस है, जिसमें पहला होता है हमारा हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस, अकर्स एज ए रिजल्ट टू लिवर डिजीज एंड इंजरी। हिपैटोसेलुलर मीन्स रिलेटेड टू लिवर। तो हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस ऐसा जॉइंडिस होगा जिसमें हमारे लिवर में किसी तरीके की इंजरी हो जाएगी या लिवर डिजीज़ हो जाएगी, जिस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और जॉइंडिस कॉज हो जाएगा। इसे हम लोग हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक जॉइंडिस, occur as a result of hemolysis or an acceleration breakdown of red blood cells leading to an increase in production of bilirubin. hemolytic jaundice, hemolytic वर्ड का मतलब है हीमोलाइसिस होना, मतलब आरबीसी का टूटना। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स टूटने लगती है, जिस वजह से जो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। और अगर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन भी हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। उस वजह से जो जॉइंडिस होगा उसको बोलेंगे हीमोलाइटिक जॉइंडिस। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, अकर एज ए रिजल्ट ऑफ an obstructive in a bile duct, it prevents bilirubin from leaving the liver. अगर हमारे बाइल डक्ट में जहाँ पे कि ये बिलिरुबिन स्टोर होता है वहाँ पे किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ये लिवर में नहीं आ पाता है, लिवर में बेसिकली बिलिरुबिन लीव नहीं कर पाता है, वो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है और बाइल डक्ट में बिलिरुबिन का जो कंटेंट होता है या कंसंट्रेशन वो बढ़ जाता है, जिस वजह से जॉइंडिस कॉज हो जाता है। ऐसे जॉइंडिस को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस बोलते हैं। ईटियोलॉजी ऑफ जॉइंडिस। फर्स्ट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। दिस में इम्पेयर द एबिलिटी टू द लिवर टू कॉन्जुगेट एंड सिक्रेट बिलिरुबिन रिजल्टिंग इन ए बिल्डअप। मीन्स कि अगर हमारे लिवर में किसी भी तरीके का एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो एल्बुमिन की प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, इसकी जो एबिलिटी होती है वो इम्पेयर हो जाती है और जिस वजह से जो बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है और जॉइंडिस कॉज हो जाता है। सेकेंड है इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट। दिस कैन प्रिवेंट द सिक्रेशन ऑफ बाइल एंड रिमूवल कॉजिंग जॉइंडिस। मीन्स कि अगर हमारे बाइल डक्ट में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस वजह से बाइल का सिक्रेशन नहीं हो पाता। हमारा जो बिलिरुबिन होता है वो बाइल डक्ट में स्टोर होता है, तो अगर बाइल का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तो बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बाइल डक्ट में बढ़ जाएगा और जॉइंडिस कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। दिस प्रिवेंट द लिवर फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ बिलिरुबिन। अगर बाइल डक्ट में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो बाइल में जो भी बिलिरुबिन कंटेंट स्टोर है वो लिवर की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है, और बाइल में ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से जॉइंडिस कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। मीन्स कि अगर हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन है और आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो वो बिलिरुबिन का सिंथेसिस ज़्यादा करेगा और बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें जॉइंडिस हो जाएगा। नेक्स्ट है गिलबर्ट सिंड्रोम। It is an inherited syndrome that impair the ability to enzyme to process the excretion of bile. गिलबर्ट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि एक इनहेरिटेड सिंड्रोम है, मतलब ये जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से बच्चों में मिलता है और ये बेसिकली ऐसे एंजाइम्स को इम्पेयर करता है जो कि बाइल के एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। तो अगर बाइल का प्रॉपर वे में एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा तो भी उसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा और जॉइंडिस कॉज हो जाएगी। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमें जॉइंडिस होता है, लाइक वायरल हेपेटाइटिस कंडीशन है। अगर हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू सम वायरसेस तो उसकी वजह से भी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और जॉइंडिस कॉज हो जाएगा।
अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ अगर हुई है, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से अगर लिवर डिजीज़ है, तो फर्दर अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ हुई है या कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ है या लिवर सिरोसिस या कैंसर जैसी चीज़ें हैं, तो इन सारे ही फैक्टर्स में, क्योंकि लिवर के अंदर हमारा कन्वर्जन हो रहा है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड का, तो वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो बिलिरुबिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और हमें जॉन्डिस कॉज हो जाएगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जॉन्डिस के कॉज होने के। साइन एंड सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस ऑफ जॉन्डिस। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है, मतलब जो स्किन होती है वो पीली पड़ जाती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन और जो आइज़ भी होती हैं वो भी येलो वाइटिश कलर की होती हैं। जो हमारा स्टूल होता है वो लाइट कलर का होता है, और लेकिन जो यूरिन होती है वो डार्क येलो कलर की होती है और स्किन में ईचिंग होने लगती है। इन सब कॉमन सिम्टम्स के अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि नोज़िया या वॉमिटिंग जैसी कंडीशन होती है पेशेंट में, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है, वीकनेस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगती है, और हेडेक जैसी कंडीशन होती है। अगर किसी छोटे बच्चे में न्यूबॉर्न जॉन्डिस है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे या क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। बच्चे में पुअर फीडिंग कंडीशन होगी, मतलब वो प्रॉपर वे में मिल्क नहीं फीड करेगा। लेथार्जी होगी, मीन्स सुस्ती आ जाएगी। चेंज इन मसल टोन, उसकी जो मसल टोन है उसमें हल्के फुल्के चेंजेस हो जाएंगे। और हाई पिच्ड क्राइंग, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगेगा। पैथोजेनेसिस। Jaundice may result from one or more of the following mechanism. Jaundice इन मैकेनिज्म में से किसी भी मैकेनिज्म की वजह से हो सकती है। पहला है इंक्रीज्ड बिलिरुबिन प्रोडक्शन। अगर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए, मींस अगर हमें हीमोलाइटिक एनीमिया जैसी कंडीशन हुई है या हीमोलाइसिस हो रहा है आरबीसी का, तो जितना ज़्यादा आरबीसी टूटेगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट वहाँ से निकलेगा और फर्दर बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरा है डिक्रीज हिपैटिक इंटेक ऑफ बिलिरुबिन। मीन्स कि अगर लिवर में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट वहाँ पे नहीं हो पाता है, और इस वजह से भी हमें जॉन्डिस कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज हिपैटिक कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। अगर हमारे जो हिपैटिक सेल्स हैं, मीन्स जो लिवर सेल्स हैं, वो कन्वर्जन कर रही हैं, तो अगर वो प्रॉपर वे में कन्वर्जन नहीं कर पाएंगी तो भी हमारे लिवर में अनकॉन्जुगेटेड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और लास्ट है डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इनटू बाइल। अगर बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन बाइल से, ठीक है, डिक्रीज हो गया तो भी बिलिरुबिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है बॉडी में और हमें जॉन्डिस कॉज हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस कॉज हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। द येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज, swelling of the liver and legs, ankles, feet, which might indicate cirrhosis of the liver। मतलब फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारे बॉडी को देखेगा कि हमारी स्किन का जो कलर है वो पेल येलो कलर का हुआ है, आइज़ येलो कलर की हैं, नेल्स येलो कलर के हैं, ठीक है, हमारे एंकल में, लेग्स में हल्की फुल्की स्वेलिंग है, तो इससे वो ये इमेजिन कर सकता है या इंडिकेट कर सकता है कि लिवर में हमें इन्फ्लेमेशन हुआ होगा या फिर लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशन भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। यूरिन कैन बी टेस्टेड फ्रॉम यूरोबिलिनोजन विच इज़ produced when bilirubin is breakdown high or low level can help pinpoint the type of jaundice। यूरिन टेस्ट हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यूरोबिलिनोजन का प्रोडक्शन देखना होता है, उसका कंसंट्रेशन देखना होता है, क्योंकि ये हमारा बिलिरुबिन से प्रोड्यूस होता है और इसका अगर हाई या लो लेवल है तो वो ये बताता है कि जॉन्डिस किस टाइप का है। नेक्स्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। द लिवर फंक्शन टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर और नॉट द लिवर इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। जो हमारा LFT होता है वो अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो ये बताएगा कि लिवर प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लिवर में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन, वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग LFT टेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है बिलिरुबिन टेस्ट।
A high level of unconjugated bilirubin compared to level of conjugated bilirubin suggested hemolytic jaundice. बिलिरुबिन टेस्ट में हम लोग बेसिकली ब्लड में ही जो टेस्ट करते हैं वो बिलिरुबिन स्पेसिफाइड टेस्ट करते हैं. इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन कितना है हमारे ब्लड में और कॉन्जुगेटेड का कितना है. तो उन दोनों के रेशियो को कंपेयर करके हम ये पता करते हैं कि कहीं हमें हीमोलाइटिक जॉन्डिस तो नहीं कॉज हुआ है. नेक्स्ट है फुल ब्लड काउंट. दिस मीजर लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स. फुल ब्लड काउंट करेंगे तो उसमें हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के लेवल को मेज़र करेंगे कि आरबीसी का लेवल कितना कम है. अगर कम होगा तो हमें हीमोलाइटिक एनीमिया या हीमोलाइटिक जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. जो लास्ट टेस्ट है हमारा वो है हेपेटाइटिस ए, बी और सी टेस्ट. दिस टेस्ट डिटरमाइन फॉर ए रेंज ऑफ लिवर इन्फेक्शन. इसमें हेपेटाइटिस है मीन्स कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस. तो वो बहुत सारे तरीके का हो भी सकता है. वायरल भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड भी हो सकता है. तो हम जब हेपेटाइटिस ए बी सी करेंगे तो ये टेस्ट ये डिटरमाइन करेगा कि लिवर के इन्फेक्शन का कितना रेंज है. एक्यूट लेवल पे लिवर में इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर क्रोनिक लेवल पे इन्फ्लामेशन हुआ है. ए लिवर बायोप्सी कैन चेक फॉर इन्फ्लामेशन, सिरोसिस एंड फैटी लिवर. अगर लिवर में ज़्यादा ही इन्फ्लामेशन है या सिरोसिस या फैटी लिवर जैसी कंडीशन है तो भी हम उसके केस में लिवर बायोप्सी जैसा टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट. द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड. कुछ फॉलोइंग ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है एनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस may be treated by boosting the amount of iron in the blood by either taking iron supplements or eating more iron rich food. अगर हमें एनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस हुआ है मीन्स एनीमिया की वजह से अगर हमें जॉन्डिस हुआ है तो उस केस में हम लोग आयरन कंटेंट ज़्यादा इनटेक करेंगे. मीन्स जो भी आयरन सप्लीमेंट्स हम लेंगे वो हम लोग फूड के थ्रू भी ले सकते हैं, आयरन रिच फूड भी खा सकते हैं, अदर आयरन सप्लीमेंट्स का इंटेक भी कर सकते हैं आयरन के कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट है हेपेटाइटिक इंड्यूस्ड जॉन्डिस रिक्वायर एंटीवायरल और स्टेरॉयड मेडिकेशन. अगर हेपेटाइटिस की वजह से हमें जॉन्डिस कॉज हुआ है मीन्स हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, उसकी वजह से अगर हमारा जॉन्डिस हो गया है तो हम एंटीवायरल और स्टेरॉयड मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. डॉक्टर कैन ट्रीट ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूस्ड जॉन्डिस बाय सर्जिकली रिमूविंग द ऑब्स्ट्रक्शन. जो डॉक्टर्स होते हैं अगर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है मीन्स कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई सिस्ट है तो उसको सर्जरी के थ्रू डॉक्टर्स रिमूव आउट कर देते हैं. ट्रीटमेंट में इंक्लूड द फॉलोइंग. कुछ और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे पहला है आईवी फ्लूइड इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन. अगर हमें डिहाइड्रेशन या डायरिया जैसी कंडीशन है तो उस केस में हम लोग आईवी फ्लूइड्स का इंटेक करेंगे. एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे. और अगर लिवर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर जैसी चीज़ें हैं तो उस केस में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट है प्रिवेंशन. क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है इन द केस ऑफ जॉन्डिस. तो पहला है अवॉइडिंग अल्कोहल एंड कैफ़ीन. अगर हम अल्कोहल को अवॉइड नहीं करेंगे तो हमें अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ हो जाएगी जिस वजह से हमें जॉन्डिस कॉज हो जाएगा. नेक्स्ट है लोअरिंग स्ट्रेस लेवल. अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है. एक हेल्दी और बैलेंस डाइट का इंटेक करना है. प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन कंडीशंस को मेंटेन करना है अपने आसपास. फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर पीना है और हेपेटाइटिस ए, बी और सी वैक्सीन से वैक्सीनेटेड रहना है. तो ये सारे प्रिवेंशन हम लोग करेंगे इन द केस ऑफ जॉन्डिस. कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस. फर्स्ट होता है लिवर डिसफंक्शन. अगर हमें जॉन्डिस जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस वजह से हमारा लिवर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है. सेकेंड है पेनक्रियाटिस. पेनक्रियाटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन पेनक्रियाज. नेक्स्ट है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है.
नेक्स्ट होता है सेरिब्रल इडिमा। सेरिब्रल इडिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द ब्रेन में। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो लो लेवल पे हो जाता है बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हीमोरेजिस। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीजन होता है उसमें हीमोरेजिक कंडीशन हो जाती है, मीन्स वहाँ की जो भी लेयर्स होंगी वो रप्चर्ड हो जाएंगी और ब्लड गिरने लगेगा वहाँ से। लास्ट होता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लिवर कैंसर। इन द केस ऑफ जॉइंटिस जो लिवर कैंसर का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ जॉइंटिस डिजीज। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।